राम दोस्तों, मैं आपका रवि सर स्टडी जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से बीए फर्स्ट ईयर का जो नया सिलेबस था उसमें चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए उसी के बारे में बात करेंगे। एक ही क्वेश्चन है, उसकी ही वीडियो बनाई है। जल्दी से हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, काल गणना की भारतीय विधियों पर एक निबंध लिखे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसके समय जो काल गणना है उसके बारे में लिखना है। तो कैसे, तो शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत में समय की गणना के लिए क्या तरीके अपनाए गए, ये भूमिका में लिखेंगे हम। और किस तरह पंचांग बने, यह विचारणीय है। अतीत के युगों में ना तो घड़ी थी और ना ही आज की तरह आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। फिर भी सूक्ष्म और बृहत्तर स्तर पर समय गणना करना, उस पर आधारित पंचांगों की प्रणालियां विकसित करना अपने आप में उल्लेखनीय है। प्राचीन काल से ही समय की गणना मानव समाज की जरूरत रही है। धरती के सभी भागों या क्षेत्रों में चंद्रमा या फिर सूर्य की स्थिति एक ही समय में समान नहीं रहती। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इससे गणना और पंचांग प्रभावित होते हैं। सामाजिक व्यवस्था के स्तर से भी काल गणना प्रभावित होती है। कबीलाई व्यवस्था की तुलना में कृषि व औद्योगिक युगों में काल गणना सूक्ष्म होती जाती है। भारत में कृषि प्राचीन काल से ही काफी अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था में थी। उपजाऊ भूमि, पर्याप्त जल और अनुकूल ऋतु चक्र ने कृषि के लिए बेहतर परिस्थितियां पैदा की। शहरी केंद्र और व्यापारिक व्यवस्था विकसित हुई। ऐसे समृद्ध परिवेश में खगोलविदों, ज्योतिष आचार्यों और गणितकों की परंपरा विकसित हुई। ऋग्वेद ज्योतिष, यजुर्वेद ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष ग्रंथ इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्रंथ पहले लिख दें, यानी कि वेदांग ज्योतिष जो ग्रंथ है इस संदर्भ में जो समय की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आचार्य लग्न हमारे देश के आदि ज्योतिषीय स्वीकारे जाते हैं। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हो सकता है। आचार्य लग्न देश के आदि, ये फिर क्वेश्चन है कि आदि ज्योतिषी कौन है देश के, भारत के आचार्य लग्न। उनका उल्लेख ऋग्वेद ज्योतिष के शुरू में इन शब्दों में किया गया है। काल को नमस्कार कर, अब किसमें वर्णन है, ऋग्वेद में वर्णन है। ऋग्वेद ज्योतिष में क्या लिखा हुआ, काल को नमस्कार कर और सरस्वती का अभिवादन कर, मैं महात्मा लग्न के बतलाए हुए काल गान का वर्णन करता हूँ। काल ज्ञान के लिए सूर्य सिद्धांत ग्रंथ भी विशेष उल्लेखनीय है। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का नाम है। काल गणना के क्षेत्र में प्राचीन भारत में हुई प्रगति का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। तो ये हम भूमिका में लिखेंगे और फिर शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, सूक्ष्म काल गणना। प्राचीन काल में सूक्ष्म इकाइयों को मापने के लिए घड़ी या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थे। फिर भी सूक्ष्म मापन के लिए कई विधियां अपनाई गई। दिन में सूर्य की बदलती छाया से समय अनुमान के लिए धरती में खूंटी गाड़ी जाती थी। क्या, धरती में खूंटी गाड़ी जाती थी सूर्य की बदलती छाया से। कि ये इस प्रकार समय मापने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यह शुरुआती विधि थी जो रात के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए कई और विधियां अपनाई गई। कि रात को सूरज नहीं निकलता तो ये नहीं हो सकता था, जिनमें घंटी यंत्र महत्वपूर्ण है। घंटी यंत्र पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके। इसे कपाल यंत्र या कपाल कटोरा भी कहा गया। 10वें चैप्टर में इसके बारे में हमने बातें की थी। कपाल कटोरा क्या था, इसमें देखो, इसमें तांबे के एक अर्ध गोलाकार कटोरे के पैंदे में विशिष्ट आकार का एक छेद बनाया जाता था। फिर इसे शुद्ध पानी के बर्तन में रखा जाता। स्वाभाविक है कि उसमें जब पानी भरता तो वह डूब जाता। यानी कि क्या कह सकते हैं आप कि जो तांबा का लोटा या कटोरा, तांबे का कटोरा अर्ध गोलाकार होता है, उसमें एक छेद किया जाता था विशिष्ट, जिससे फिर उसको शुद्ध पानी के बर्तन में रखा जाता। उसमें धीरे धीरे पानी भरता और वो डूब जाता। तो एक बार डूबने को, जब वो कटोरा डूबता तो उसको क्या बोला, एक बार डूबने को एक नाडिका, क्या नाम दिया, एक नाडिका या फिर घंटी का समय इकाई माना गया। यानी कि जब वो डूबा उसको या नाडिका या घंटी का समय इकाई। और एक अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब दिन और रात, यानी कि आज के समय बात करते तो पूरे 24 घंटे में यह 7 बार डूबता था। मतलब कि 30 बार दिन में और 30 बार रात में। तो यानी कि 24 घंटे में, आज के 24 घंटे की हम बात करें तो 7 बार वो डूबता था। इसी आधार पर एक अहोरात्र 7 घड़ी का काल इकाई बनी।
ठीक है, देखो समय मापने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। इस प्रकार घटिका को भी सूक्ष्म इकाइयों में बांटा गया, यानी जो घटिका है अब उसको भी और सूक्ष्म, जैसे कि आज घंटा किसमें, मिनट में, फिर सेकंड में बटा, इस प्रकार से और बांटा गया। जैसे एक पलक झपकने वाले समय को निमेष, हम पलक झपकाई हमने तो एक पलक झपकने को क्या कहा, निमेष। और 3 निमेष का एक क्षण, यानी 3 बार पलक झपकी तो क्या, एक क्षण। और 75 क्षणों की एक कला, जब 75 क्षण होंगे तो एक कला, और 15 कलाओं की एक घटिका निरूपित की गई। देखो अब आप पूरा निकाल सकते हैं उसको, क्या क्या कितना कितना बताया है। फिर से आप देख सकते हैं कि एक घटिका में क्या था, एक घटिका को भी कैसे बांटा गया, फिर एक पलक झपकने वाले समय को निमेष, और 3 निमेष मिलकर एक क्षण, 75 क्षणों की एक कला और 15 कलाओं की एक घटिका। ठीक है, इस प्रकार। और इसी प्रकार आगे 30 अहोरात्रि का एक महा, यानी कि अहोरात्र समझ गए ना, पर दिन और रात को कहा गया। 30 अहोरात्रि का क्या, एक महा, एक महीना। और 12 माह की एक दिव्य अहोरात्रि, यानी वर्ष को क्या कहा गया, दिव्य अहोरात्रि। तो यह वर्ष निर्धारित किया गया। तो शुरुआत में इस प्रकार समय गणना शुरुआत होती है। फिर अहोरात्र के बारे में दूसरा पॉइंट है अहोरात्र। अहोरात्र का अर्थ है दिन और रात का पूर्ण चक्कर, जो वर्तमान में हम जानते हैं कि अपनी अक्ष यानी कि धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी का एक चक्कर है। यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, दिन और रात बनती है ना, तो उस समय अहोरात्र कहा जाता है। इस लाइन का ये मतलब है, इसी से दिन और रात बनते हैं। सूर्य का जो भाग पृथ्वी की ओर होता है वहां दिन और दूसरी ओर रात होती है। यूरोप में यह क्रांतिकारी सूत्र कोपरनिकस ने दिया था, लेकिन भारत में उससे लगभग 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने अपनी रचना आर्यभट्टीय में यह निष्कर्ष तौर पर दे दिया था। यानी कि उससे भी पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। उसने कहा पृथ्वी के अपने अक्ष पर भूभ्रमण के कारण दिन और रात बनते हैं। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी सपाट चपटी नहीं है बल्कि अंडाकार है। ये धारणा विद्वानों में आ चुकी थी, लेकिन धार्मिक परंपरा पृथ्वी को सपाट या गोलाकार चपटे ही मानती रही है। फिर भी आर्यभट्ट से भी लगभग 1000 वर्ष पूर्व ऐतरेय ब्राह्मण में, देखो आर्यभट्ट से भी 1000 साल पहले ऐतरेय ब्राह्मण जो हमारे ग्रंथ है में यह रहस्य उद्घाटन है कि सूर्य न कभी अस्त होता है और न ही उदित। यह एक महान खोज को दर्शाता है। कितनी बड़ी बात कही है, आर्यभट्ट से भी 1000 साल पहले। तो क्या है, सूर्य न कभी अस्त होता न उदित, तो इसका मतलब सूर्य स्थिर है, ये बात उन्होंने कही है। हालांकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उस युग में यह तो स्पष्ट नहीं था। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि पृथ्वी घूमती है अपने में, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी उस समय नहीं उत्पन्न हुई थी पता, लेकिन इतनी बड़ी बात वे कहना है कि सूर्य न कभी अस्त होता उदित, इसका मतलब सूर्य स्थिर है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। फिर भी यह समझ कि सूर्यास्त नहीं होता छोटी बात नहीं थी। उस समय में सूर्य से दिन और रात बनते हैं। यानी कि बात करूं तो ईसा पूर्व की घटना है, क्योंकि आर्यभट्ट आपके गुप्त काल में है और उससे भी 1000 साल पहले की बात कही गई है। सूर्य से दिन और रात बनते हैं और इस अहोरात्र का समय माप 7 घटिका निर्धारित किया गया था। एक अहोरात्र में 30 मुहूर्त अर्थात कि 15 मुहूर्त दिन में और 15 रात को माने गए। सूर्य प्रकाश से बनने वाली शंकु यानी कि नुकीली टोपी की छाया से मुहूर्त तय किया जाता था। दोपहर में न्यूनतम छाया के मुहूर्त को अभिजीत कहते थे। 7 मुहूर्त अभिजीत से पहले और 7 बाद में होते हैं। अहोरात्र को पहरों में भी बांटा गया और एक अहोरात्र में 8 पहर माने गए। आगे अगर आप आज भी अपने दादा नाना से सुनते होंगे तो पहले पहर में ही समय बताया जाता था, कौन सा पहर चला हुआ है। यानी आज बात करें 3 घंटे का एक पहर होता था और 3 अट्ठे 24, तो 3 घंटे का एक पहर होता है। यानी कि रात के 12 से जब 3 बजता तो पहला पहर शुरू होता है। देखते हैं ना आप, 12 के बाद रात को 12 पर AM होता तो दिन शुरू हो गया नहीं, तो 3 बजे तक पहला पहर, 6 बजे तक दूसरा पहर, इस प्रकार होते हैं पहर। फिर आगे भाई बृहत्तर काल गणना। अब बड़े स्तर पर काल गणना कैसे पहुंची, माह से लेकर वर्ष, युग, कल्प या इससे भी व्यापक स्तर की काल गणना बृहत्तर गणना होती है। यानी क्या होती है, माह से लेकर वर्ष को गिने, फिर युग, फिर कल्प और इससे भी बड़े स्तर की गणना क्या गया, बृहत्तर काल गणना। आज ये गणनाएं आधुनिकतम टेलीस्कोप से की जाती है। अंतरिक्ष में जाकर आज मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तथा
ध्रुवीय गति को एक साथ देखा जा सकता है। एक साथ एक ही समय में दिन व रात को साक्षात किया जा सकता है। प्राचीन काल की अपनी सीमाएं थी। खुली आंखों से बिना तकनीक के मानव जो सदियों से अवलोकन करता रहा वही उसकी गणना का आधार था, क्योंकि प्राचीन समय में कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। इस वजह से सौरमंडल और उसमें पृथ्वी सहित 9 ग्रह द्वारा सूर्य परिक्रमा की जानकारी प्राचीन युगों में नहीं थी। इन सीमाओं के बावजूद भी भारतीय ज्योतिष आचार्यों ने न केवल महीनों एवं वर्ष आधारित कैलेंडर तैयार किए, अपितु युग एवं कल्पों की भी काल अनुमान लगाए हैं। दिन और रात की अवधि जैसे अहोरात्र की समय गणना का आधार था, उसी प्रकार महीने के आधार चंद्रमा की कलाएं थी। अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या में समय का एहसास पता नहीं मानो कब से करता आ रहा। ये कह नहीं सकते जैसे आज में ना पूर्णिमा और अमावस्या लग जाती है, ये हम करें, लेकिन प्राचीन समय से ये नहीं कह सकते कब से ये मानव करता आ रहा है, इसकी गणना हम नहीं कह सकते। इसी तरह आकाश में तारों और उनके बदलती स्थिति में समय की अनुभूति होती थी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के बारे में तो जानकारी नहीं थी, लेकिन यह जरूर अनुभव किया गया कि गर्मी की ऋतु में सूर्य उत्तर दिशा में रहता है और सर्दी में दक्षिण दिशा में रहता है। इनके अलावा फसल चक्कर व ऋतु चक्कर भी समय का एहसास करवाते थे। वस्तुतः यही बृहत्तर गणना के मुख्य आधार थे। भारत में विकसित बृहत्तर काल गणना प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार, यानी कि इसके पॉइंट भी है और आगे। पहला है चंद्रमास, बृहत्तर काल गणना का ही। चंद्रमास का आधार चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं है। इन कलाओं से 2 पक्ष सामने आते हैं, शुक्ल और कृष्ण। आज भी देखते हैं, एक बार चांद कम होता जाता है फिर बढ़ता जाता है। आज भी हम क्या शुक्ल और कृष्ण पक्ष उनको बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर चंद्रमास बनता है, यानी चंद्र का महीना। चंद्रमास में दिनों को तीथ कहा जाता है। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हो सकता है, चंद्रमास में दिन को क्या तीथ कहा जाता है, या वन लाइनर भी आ सकते हैं, तो यानी कि ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है। स्पष्टता इसमें 30 दिन होते हैं, जबकि आधुनिक गणना के अनुसार इसमें 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड लगते हैं। वर्ष 12 महीने का था। कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर पूर्णिमा के मासांत की बजाय भारतीय परंपरा में शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होकर जो महीना अमावस्या तक जाता है उसे मुख्य माना गया है। इस परंपरा में चंद्रमासों के नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये महीने 6 ऋतुओं के ऋतु चक्र से भी मेल खाते हैं और ऋतु चक्र का संबंध फसल चक्र से। देखो ये हमारे देशी महीनों के नाम जिनको हम बोलते हैं। ये जनवरी फरवरी तो नहीं थी, ऐसे ही ये याद जरूर कर ले, बड़े काम आते हैं। चैत्र वैशाख आपने अपने घर पर सुना होगा। हमारे माता पिता इसी तरह से बात करते हैं कि कौन सा महीना है, चैत्र है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, क्या लगा हुआ है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, महीनों के नाम याद रहने चाहिए। फिर है भाई सौर मास। वर्तमान में सौर मास का आधार पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना है। अपने अंडाकार अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूर्ण करती है। यह एक सौर वर्ष है। इसी पर महीने आधारित होते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में सौर मास राशि चक्र के धारणा पर आधारित है। इसके अनुसार जिस दिन सूर्य नई राशि में प्रवेश करता है वो दिन संक्रांति यानी कि एक से दूसरे में संक्रमण होती है। क्योंकि 12 राशियां तो महीनों के नाम भी 12 है और इनके नाम 12 राशियों पर ही रखे गए हैं। माना गया कि जब सूर्य धनु से मकर राशि में आता है तो महीना धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व का होता है और इसी को मकर संक्रांति के रूप में त्योहार स्वरूप मनाया जाता है। आपको पता है कि 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं, जनवरी में आता तो किस है क्या भारतीय परंपरा के अनुसार कि धनु से मकर राशि में आता है, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। फिर नक्षत्र मास में आकाश में तारों तथा तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। अतीत में भारतीय ज्योतिष आचार्य को 27 नक्षत्रों की जानकारी थी। भारतीय परंपरा में इन नक्षत्रों को चंद्रमा की गति के साथ जोड़कर 27 नक्षत्र मासों की धारणा बनाई गई। इस धारणा में यह विश्वास किया जाता है कि जिस तरह सूर्य मेष से लेकर मीन राशि तक भ्रमण करता है, उसी तरह चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों में विचरण करता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है
उसी से उस महीने का नाम पड़ा है। फिर है युग गणना, इसी का अगली पॉइंट है। वेदांग ज्योतिष में 5 वर्ष का युग निर्धारित किया गया है। ये भाई थोड़ा ध्यान से समझना युग गणना कि वेदांग ज्योतिष उसमें क्या 5 वर्ष 5 साल पूरे होने पर युग निर्धारित किया गया है। और इस युग में 62 चंद्रमास, 7 सौरमास, 1830 सावन दिन, यानी कि एक सूर्योदय से सूर्य दूसरा जो सूर्योदय है उसके समय को सावन दिन बोला गया है, तथा 1869 चंद्र दिन थे। इस गणना में एक चंद्रमास लगभग 29.52 दिनों का और वर्ष 366 दिनों का रहता है। यह काल गणना काफी बेहतर थी, लेकिन वास्तविक चंद्रमास करीब 29.53 दिनों का और वर्ष 365.24 दिनों का बनता है। आज भी आप देख सकते हैं लीप वर्ष हमारा 386 दिन का, लगभग 365 दिन का नॉर्मल साल होता है। इसलिए 5 वर्ष के युग में अहोरात्र, चंद्रमास और वर्ष के तालमेल में बाधाएं रही होंगी। इसी बीच मौर्योत्तर काल यानी जो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी में राशि गणना पद्धति का विकास होता है। राशियों से संबंधित राशियों में सूरज तथा नक्षत्रों में चांद की स्थिति अथवा प्रवेश को लेकर गणना की गई। फिर देव वर्षों और युगों की धारणा विकसित हुई। इस प्रकार देव युगों की गणना पुराणों तथा स्मृति ग्रंथों में देखी जा सकती है। क्या मानता है इसमें? मानता है कि देवताओं का प्रत्येक वर्ष जो हिंदू धर्म में देवता है, सनातन धर्म में उनके बारे में, उनका वर्ष मनुष्य के 360 वर्षों के बराबर होता है। देखो, देवताओं का प्रत्येक वर्ष यानी कि देवताओं का 1 साल और मनुष्य के 360 साल बराबर होते हैं। कुल मिलाकर देवताओं के वर्षों की संख्या 12,000 बताई गई है। और देवताओं के कुल ग्रंथों में बताई गई है कि उनकी 12,000 है क्या वर्ष टोटल देवताओं के। और इसी प्रकार मनुष्य के वर्षों के अनुसार चारों युगों का जोड़ 43,20,000 वर्ष होता। 4 युग कौन से हमारे हैं? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। इन सभी का जोड़ क्या है? 43,20,000। देखो आगे और देखो, मनुष्य का दिन 24 घंटे का है, जबकि ब्रह्मांड का एक दिन और रात 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का होता है। देखो कि ब्रह्मांड का जो दिन है कितना है? हमारे यहाँ तो 24 घंटे का होता है, लेकिन 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का एक दिन और रात होती है ब्रह्मांड में। तो 5वीं सदी के अंत में आर्यभट्ट ने अपनी रचना आर्यभट्टिया में काल विभाजन पर प्रकाश डाला है। उन्होंने स्मृति और पुराणों की काल गणना की धारणा को अस्वीकृत करते हुए नई धारणा प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रचना के तीसरे भाग काल क्रिया में एक नई युग पद्धति का वर्णन किया है। इसमें सृष्टि और प्रलय की धारणा नहीं है। इसके अनुसार जो कल्प है, कल्प इक्वल 14 मनु और 1 मनु 72 युग के बराबर, 72 युग यानी महायुग, और एक महायुग 43,20,000 वर्ष का है। यानी कि इसको हम अच्छे से समझे तो हमारे जो 4 युग हैं उनके कितने वर्ष हैं टोटल? 43,20,000 वर्ष, चारों युगों को मिलाकर। और क्या बना फिर? एक महायुग बना। और एक महायुग बना कितना? 43,20,000 का। फिर ऐसे 72 महायुग एक मनु के बराबर है, और एक मनु के बराबर इतने होंगे। और इसी प्रकार 14 मनु के बराबर एक कल्प है, ये उन्होंने बताया है। और 4 समान भागों में महायुग बटा है, लेकिन देवयुग या ब्रह्म युग जैसी धारणा इसमें नहीं थी। तो नेक्स्ट है भाई इतिहास की काल गणना। आखिरी पॉइंट है अब इसका, इतिहास की काल गणना। अब प्राचीन भारतीय मनीषियों की मानव इतिहास संबंधी धारणा भी चक्रीय थी। खगोल विज्ञान में 4 युगों को मिलाकर एक महायुग की धारणा थी, जो हमने अभी पढ़ी। वही धारणा मानव इतिहास पर भी लागू की गई। जिस प्रकार ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि परम तत्व से उदित होकर फैलता हुआ अपना विस्तार चक्र पूर्ण करता है, वह परम तत्व में ही समा जाता है और फिर पुण्य सृष्टि का आरंभ होता है। उसी प्रकार मानव इतिहास भी 4 युगों को पूरा करता हुआ अंततः अपने आरंभ बिंदु पर पहुंच जाता है। कैसे? उसको हम चित्र के द्वारा समझाते हैं। जैसे जहां से पुण्य इतिहास की शुरुआत हुई था, इतिहास स्वयं की पुनरावृत्ति करता है। नाम, तिथि और व्यक्ति बदलते हैं। क्या कहा इतिहास में? केवल नाम बदला, तिथि और व्यक्ति बदलते, घटनाओं के कारण और परिणाम वही रहते हैं।
प्राचीन भारतीय अवधारणा में त्रिया चक्र के युग को त्रेता यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली इस प्रकार हम समझाते हैं। चक्र से देखो कि समय के एक प्रारंभ बिंदु है, ये प्रारंभ बिंदु आगे बढ़ा क्या सतयुग आमा कृत्यक, जिसको हम कृत्या युग भी कहते हैं। कृत्य सतयुग कितना था, कितना 17,28,000 वर्ष का था सतयुग, है ना। फिर अच्छा जैसे जैसे आगे बढ़ता है कम होता गया सतयुग इतना। त्रेता आया, फिर त्रेता था 12,96,000 सालों का। त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर फिर देखो कम हो गया 8,64,000 वर्षों का है। और कलयुग, कलयुग केवल 4,32,000 वर्षों का, कलयुग 4,32,000। तो ये हम समझ सकते हैं। और ये ऊपर है ना हमने पढ़ा कि नाम, तिथि और व्यक्ति बदलते, घटना काल नहीं। जैसे कि अगर हमने देखा कि हम इतिहास पढ़ते हैं कि उस राजा ने वो समय पर ऐसा काम किया या फिर इस कारण से ये हुआ तो उसका परिणाम ये हुआ। अब अगर आज भी हम देखेंगे, आज भी अगर वही कारण हुए तो परिणाम उसके वही होंगे। मतलब कि आज के समय में क्या व्यक्ति बदलेगा, देखो नाम, तिथि, समय और क्या उस व्यक्ति का कुछ भी नाम हो सकता है, ये चीज बदलेगी। अगर कारण वही है तो परिणाम भी वही होंगे। ये चीज और चीज की, और ये हमने समझा दिया प्रारंभ बिंदु। अब अंततः चारों युगों का कुल अर्ब, इन चारों का आप जोड़ोगे, आप जोड़ सकते हैं, इनका कुल योग आएगा 43,20,000 वर्ष। अर्थात मानव समाज भी एक पहिए की तरह घूमता हुआ एक युग से दूसरे युग में, और अंततः वही पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ, जहां से उसमें गति शुरू हुई। संस्कृति भी इसी चक्कर का आधार है। नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंड है। प्रत्येक युग में अपने से पूर्व युग की तुलना में जीवन की गुणवत्ता अर्थात नैतिक मूल्य में गिरावट आती जाती है। हम कहते हैं ना पहले का युग बढ़ा, जैसे कि अगर बात करें सबसे अच्छा सतयुग, सतयुग था। फिर आगे जो युग आया वो पहले वाले से थोड़ा कम अच्छा था। फिर द्वापर आया, वो पहले वाले से कम अच्छा था। कलयुग, कलयुग सबसे बुरा है, पहले वाले से सबसे बुरा। तो इस प्रकार क्या कहा कि प्रत्येक युग में पहले वाले की तुलना में नैतिक मूल्य में गिरावट आई है। प्रत्येक युग पिछले युग से छोटा है, ये हमने देखा। वर्तमान में कलयुग है और जो कहते हैं 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ है और 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। यानी कि 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, तो देख लो भाई आज 2023 लगा हुआ है, तो अभी तो लगभग केवल 5,000 साल ही, ये थोड़े हिस्से ऊपर ही बीते हैं। अभी तो 4,32,000, मतलब कि इसमें से कितना निकाले, 5,000 निकाल दे तो कितना रह गया, 4,27,000 वर्षों का कलयुग। और बाकी अभी तो कलयुग आया ही नहीं है अच्छे से, तो शुरुआत ही हुई है, आप ये कह सकते हैं। वस्तुतः यह कालगणना एक रेखीय कालगणना यानी कि प्रगति की अवधारणा को अस्वीकृत करती है। इसमें यह विचार नहीं तय कि सब कुछ पूर्व निर्धारित घटनाक्रम से घटित हो रहा है। मतलब कि ये जो चक्कर है, क्या अभी हम बात की ना कि किसको, किसकी अस्वीकृत करती है, प्रगति की। ये नहीं कह रहा कि विकसित होता हुआ आगे जा रहा है, बल्कि क्या स्वीकृत करता है कि पहले से, जैसे सतयुग ज्यादा था और अच्छा, त्रेता पहले से बुरा है और छोटा, तो ये घटता हुआ जा रहा है। ये नहीं कह रहे कि ये विकास होता हुआ जा रहा है। ये गणना यानी कि ये धारणा ये कह रही है। निष्कर्ष तौर पर बात करते हैं, तो निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि काल गणना की भारतीय अवधारणा संकुचित नहीं है, यानी कि छोटी नहीं है। उसमें सूक्ष्म काल से लेकर ब्रह्मांड तक, यानी छोटी से लेकर ब्रह्मांड तक की गणना प्रस्तुत की गई है, जो आपने देखी भी है। भी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विवेचना के फलस्वरूप उसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व स्थापित हुआ। यथार्थ गणना और अनुमान का अद्भुत संगम इन भारतीय अवधारणा में देखा जा सकता है। दोस्तों ये था इस चैप्टर से जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ सकता है वही। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी फायदा हो और स्टूडेंटों को भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।